नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैदिक युग के बारे में, खास तौर पे ऋग वैदिक युग के बारे में। तो द एज ऑफ ऋग वेदा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 12। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। इस यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए मैं कुछ सवालों से शुरुआत करूंगा। इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल इस विषय में है कि इंडो आर्यन का आगमन कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है। मतलब अराइवल ऑफ द इंडो आर्यंस। तो आइए इसे समझते हैं। इंडो आर्यन का आगमन लगभग 1500 बीसीई में हुआ। ये लोग संभवतः मध्य एशिया से आए थे और वेदों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इंडो आर्यन का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में नई भाषाओं, संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं को लेकर आया। ये लोग पशुपालक थे और धीरे धीरे इन्होंने कृषि भी अपनाई। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर कि इंडो आर्यन का आगमन कैसे हुआ और उसका क्या महत्व है। तो 1500 बीसी में के लगभग हुआ और ये अपने साथ बहुत सारी नई भाषाएं, संस्कृति और धार्मिक परंपराएं लेकर आए। शुरू में ये पशुपालक थे, बाद में साथ साथ कृषक भी बन गए। दोस्तों, अगला सवाल है कि ऋग वैदिक युग में जनजातीय संघर्ष का क्या महत्व था, अर्थात ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? तो ऋग वैदिक एज में जनजातीय संघर्ष सामान्य बात थी। जनजातियों में यह सामान्य रूप से पाया भी जाता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से भूमि के लिए, जल संसाधनों और पशुओं के लिए होते थे। इन संघर्षों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जहां उन्होंने विभिन्न जनजातियों के बीच युद्धों और संघर्षों का उल्लेख किया गया है। यह संघर्ष समाज में शक्ति संरचना यानी कि पावर स्ट्रक्चर और राजनीतिक संगठनों को प्रभावित करते थे। तो दोस्तों, क्या जाना हमने इसमें? हमने जाना कि जनजातीय संघर्ष का महत्व क्या था। तो पहली बात तो ये संघर्ष होते ही क्यों थे? जाहिर सी बात है, किसके लिए होंगे? संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए। तो उस समय के क्या मुख्य संसाधन थे? भूमि, जल संसाधन और पशु। और यह पावर स्ट्रक्चर का पार्ट होता था, शक्ति संरचना का। अपनी शक्ति को स्थापित करने का तरीका था संघर्ष। आगे सोचते हैं। आगे प्रश्न उठता है, पशुपालन और कृषि का ऋग्वैदिक युग में क्या महत्व था? कैटल और एग्रीकल्चर का। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक युग में पशुपालन और कृषि समाज के मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती थीं। गायों को विशेष महत्व दिया जाता था और वे धन और प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। अर्थात जितनी अधिक गायें उतने अधिक प्रतिष्ठित माने जाते आप, अगर उस समय होते तो। दोस्तों, कृषि भी महत्वपूर्ण थी और जौ और गेहूं जैसी फसलों की खेती की जाती थी। पशुपालन और कृषि ने समाज की आर्थिक नींव को मजबूत किया। तो मित्रों, क्या याद रखना है शॉर्ट में इस पॉइंट में? मुख्य रूप से वो पशुपालक थे और सीमित रूप से कृषि समाज भी थी वो। तो अधिक पशुपालन और कम कृषि, जिसमें पशुओं में भी गायों को वो सबसे पवित्र माने जाते थे और धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी गाय। तो ये था उस समय का, जिसने आर्थिक नींव को भी मजबूत किया। अगला सवाल है दोस्तों, जनजातीय मुखियाई और जनजातीय और परिवार का क्या महत्व है? मतलब ट्राइबल जो चीफडम है, चीफडम मतलब मुखिया होना, और जनजातीय और परिवार ट्राइब एंड फैमिली का क्या महत्व है? तो दोस्तों,
ऋग्वैदिक युग में जनजातीय मुखियाई यानी कि ट्राइबल चीफडम समाज का मुख्य राजनीतिक संगठन था। जनजाति का मुखिया राजा कहलाता था या राजन कहलाता था। उसे सभा और समिति द्वारा सहायता दी जाती थी। जनजाति और परिवार समाज की मुख्य इकाइयाँ थीं। परिवार पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल था और संपत्ति का उत्तराधिकार पितृवंशीय अर्थात पैट्रीनीलियल था, यानी कि पिता से पुत्र तक। तो ऐसा था वो जनजातीय समाज। दोस्तों, अब विचार करें ऋग्वैदिक युग में सामाजिक विभाजन कैसे था, यानी कि सोशल डिफरेंशिएशन। बात करते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में समाज विभाजित था, जिसमें मुख्य रूप से समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ये वर्ण कौन कौन से थे? ये वर्ण थे ब्राह्मण, जो कि प्रीस्ट वर्ण था। दूसरा क्षत्रिय, जो कि वॉरियर्स का समूह था। वैश्य, ट्रेडर्स हुआ करते थे। और शूद्र अर्थात लेबर्स। यह विभाजन सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं पर आधारित था और यह समाज की संरचना को परिभाषित करता था। अर्थात ऋग्वैदिक समाज विभिन्न वर्णों में, जिनकी संख्या 4 थी, विभक्त था और यह उस समाज की सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं को दर्शाता है कि कौन सा वर्ण का व्यक्ति किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक भूमिकाएं निभाएगा समाज में। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में मुख्य रूप से ये वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में विद्यमान है। तो हमारे समाज की विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है जातियों में विभाजित समाज। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से थे और उनका क्या महत्व था? मतलब ऋग्वैदिक गॉड्स के बारे में। तो दोस्तों, ऋग्वेद में कई देवताओं की पूजा की जाती थी। मुख्य देवता तो इंद्र थे। उन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को अग्निदेव के रूप में पूजा जाता था और सोम को एक पवित्र पेय अर्थात ड्रिंक, एक पवित्र पेय और देवताओं के रूप में मान्यता प्राप्त थी। हाँ दोस्तों, सोम भी एक देवता के रूप में जाने जाते थे, जिसका कुछ बिगड़ा हुआ रूप आज हम शराब के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि सोम को देवताओं को के पीने के लिए यूज किया जाता था। माना जाता था कि ये देवताओं का पेय है और ये कुछ जड़ी बूटियों से बनता है, पर मादकता थी जैसे शराब में होती है। तो आज इसे हम शराब के से तुल्य मान सकते हैं। ये देवता जो हमने नाम लिए, ये समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में, उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण थे। तो कौन कौन से देवता? सबसे प्रमुख देवता कौन था ऋग्वेद का? इंद्र, जो युद्ध का देवता और वर्षा का देवता था। उसके बाद अग्नि और उसके बाद सोम। 3 देवताओं को याद रखें। और अंत में दोस्तों, आइए हम कालक्रम अर्थात क्रोनोलॉजी पर विचार करें। ऋग्वैदिक युग में प्रमुख घटनाएं और उनका समय क्या था? तो दोस्तों, इंडो आर्यन का आगमन लगभग 1500 BCE में हुआ है। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 BCE का समय है। वहीं जो जनजातीय संघर्ष और मुखियाई का विकास हुआ, यानी कि चीफडम का विकास हुआ, इसका समय विद्वानों ने बताया है 1200 से लेके 1000 BCE। क्योंकि याद रखना है आपको, 1500 BCE से 1000 BC तक के समय को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि 1000 BC को एक विभाजक समय माना जाता है, जब क्या हुआ? लोहे की खोज हुई, आयरन की डिस्कवरी। आयरन की डिस्कवरी के साथ ही ऋग्वैदिक समय को समाप्त माना जाता है और उसके उपरांत उत्तर वैदिक समय को माना जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद
कि आपने हमारे साथ एक दिलचस्प यात्रा की। अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम प्राचीन ज्ञान की और गहराइयों में जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने विचारों को साझा करें और हमेशा जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।